अमेरिका ने चीन की मईशत को मतलब बिल्कुल घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए ना 145% तक टैरिफ लगाए। ये एक बाकायदा और इंतहाई जारहाना तजारती जंग थी। बिल्कुल, और हर तरफ यही तासुर था कि चीनी मईशत अब इस दबाव को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हाँ सही, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? हैरानकुन तौर पर 2025 में चीन ने 1200 अरब डॉलर यानी 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का तारीखी तजारती सरप्लस कमा लिया, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, जरा सोचें, ये मुनाफा पूरी की पूरी सऊदी अरब की मईशत के बराबर है। आज हम जिन रिपोर्ट्स का इस तफसीली जायजे में मुताला कर रहे हैं ना, उनका मकसद यही समझना है कि ये बज़ाहिर नामुमकिन माशी जादू आखिर हुआ कैसे। सही बात है, और ये कोई जादू नहीं था, बल्कि आलमी ताकत की बिसात पर खेली जाने वाली एक, मेरा मतलब है, इंतहाई खामोश और तवील मुद्दती हिकमत अमली थी। लेकिन इससे पहले कि हम इन आदाद शुमार की गहराई में जाएं, एक बात को वाज़ेह करना बहुत जरूरी है। और ईरान के हवाले से इंतहाई हसास और जोग्राफियाई सियासी वाकयात शामिल हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यहाँ किसी भी मुल्क, रहनुमा या फरीक की मतलब ना तो हिमायत करना है और ना मुखालिफत करना है। हम ना तो दाएं बाजू का बयानिया पेश कर रहे हैं और ना ही बाएं बाजू का। हाँ, ये सिर्फ हकायक का तज्जिया है। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उन असल आलमी रिपोर्ट्स और अदाद शुमार को पूरी गैर जानिबदारी के साथ सुनने वालों के सामने रखना है। तो ठीक है, आइए इसको तफसील से समझते हैं। तो बात का आगाज हम नेपोलियन की एक मशहूर कहावत से करते हैं। उसने कहा था कि जब तुम्हारा दुश्मन कोई गलती कर रहा हो तो उसे ना रोको और ना टोको। वाह, ये तो बड़ी गहरी बात है। मतलब खामोशी से तमाशा देखो। बिल्कुल, और अगर हम हकायक को देखें, खासतौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स की जो हालिया रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की हालिया मुलाकात में एक बहुत ही अनोखा मंजर देखने को मिला। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो रिपोर्ट बता रही थी कि सदर ट्रंप का जो अंदाज था, जो अमूमन बहुत यानी जारहाना होता है, वो इस मुलाकात में खासा खुशामदाना था, है ना? सही कहा आपने। जबकि दूसरी तरफ शी जिनपिंग कहीं ज्यादा संजीदा और पुरसुकून बैठे थे। मतलब कमरे में मौजूद सबसे बाइख्तियार शख्स उस वक्त चीनी सदर लग रहे थे। ओह अच्छा, तो क्या इसकी वजह ये ईरान जंग वाला मामला था? बिल्कुल, नेतन्याहू के कहने पर शुरू की गई ईरान जंग के बाद जो आलमी अमन का मसला पैदा हुआ, उसके हल के लिए बज़ाहिर ट्रंप उनकी तरफ देख रहे थे। और सदर ट्रंप ने तो एयरफोर्स 1 पर सहाफियों से बात करते हुए ये तक इशारा दे दिया कि वो चीनी रिफाइनरीज पर पाबंदियां खत्म करने का सोच रहे हैं। एक मिनट, वही चीनी रिफाइनरीज जो ईरानी तेल खरीदती हैं? जी हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। सदर ट्रंप तो हमेशा अमेरिका फर्स्ट और जारहाना तिजारती पॉलिसियों की बात करते हैं। उन्होंने चीन पर 145% टैरिफ लगाए थे, तो वो अचानक मतलब इतना बड़ा यू टर्न लेकर चीन के सामने नर्म क्यों पड़ गए? इसकी वजह सिर्फ सफारती दबाव नहीं था। इसके पीछे चीन की एक बहुत ही खामोश लेकिन खतरनाक जवाबी कार्रवाई थी। जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए तो चीन ने कोई शोर नहीं मचाया। उन्होंने बस खामोशी से रेयर अर्थ मिनरल्स की बरामद पर पाबंदी लगा दी। अच्छा, मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। ये रेयर अर्थ मिनरल्स आखिर हैं क्या? मतलब हम खबरों में तो बहुत सुनते हैं, लेकिन आमतौर पर लोगों को नहीं पता कि क्या ये सोना या तेल जैसी कोई चीज है। नहीं, ये उससे भी ज्यादा अहम और पेचीदा चीज है। रेयर अर्थ मिनरल्स दरअसल 17 मुख्तलिफ अनासिर का एक मजमुआ है जो जमीन से निकलते हैं, और मेरा मतलब है इनके बगैर अमेरिका का कोई भी जदीद हथियार बन ही नहीं सकता। वाकई, मतलब जदीद हथियारों में उनका इस्तेमाल लाजमी है। बिल्कुल, चाहे वो F-35 लड़ाका तैयारे हों, गाइडेड मिसाइल हों या कोई भी जदीद रेडार सिस्टम, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक्स में ये मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। और खतरनाक बात यह है कि पूरी दुनिया में इनकी प्रोसेसिंग पर चीन का तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल है। ओह वाह, तो मतलब चीन ने सीधा अमेरिका की दिफाई सप्लाई चेन की सबसे हसास नस को दबा दिया। जी, और इसी जवाबी वार ने अमेरिका को अपने टैरिफ वाले फैसलों पर यू टर्न लेने पर मजबूर किया। ये तो शतरंज का एक ऐसा खेल लग रहा है जहां एक खिलाड़ी शोर मचा रहा है और दूसरा बिल्कुल खामोशी से अपने मोहरे चल रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल अभी भी वही है। जी पूछें। फर्ज करें, मैं मान लेती हूँ कि अमेरिकी टैरिफ नाकाम हो गए, लेकिन चीन का वो जो तिजारती सरप्लस है वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स तक कैसे पहुंच गया? 2026 के इब्तिदाई 4 माह में ही ये 347 अरब डॉलर्स रहा। हाँ, और सिर्फ अप्रैल में 85 अरब डॉलर्स। बिल्कुल, तो मतलब रातों रात कोई नया खरीदार तो नहीं मिल जाता ना दुनिया में। टैरिफ का मकसद तो उनको नुकसान पहुंचाना था, तो इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने अपनी बरामदात का रुख कैसे मोड़ा? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि चीन ने इस माशी जंग की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर रखी थी। जब अमेरिका टैरिफ लगा रहा था तो चीन अपना माल साउथ एशिया, अफ्रीका और लैटिनी अमेरिका में बेच रहा था। वो जो उनका बेल्ट एंड रोड मंसूबा है, उसके जरिए? बिल्कुल, पिछली एक दहाई से वो वहां सड़कें, बंदरगाहें और रेलवे लाइंस बना रहे थे। मेरा मतलब है उन्होंने अपने लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही तैयार कर लिया था। तो जब अमेरिका ने दरवाजे बंद किए, चीन ने महज अपनी बरामदात का रुख उन उभरती हुई मंडियों की तरफ मोड़ दिया। अच्छा, तो ये डाइवर्सिफिकेशन थी। मतलब अमेरिका के खसारे का क्या नंबर था इस दौरान? अमेरिका का 2025 में तिजारती खसारा 900 अरब डॉलर्स रहा और मार्च 2026 में ये मजीद 4.5% इजाफे से 61 अरब डॉलर्स हो गया। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। ये तिजारती हथकंडे तो समझ में आते हैं, लेकिन जो चीज मुझे ज्यादा हैरान कर रही है वो सिफारती महाज पर इत्तेहादियों की नाराजगी, खास तौर पर वो जो नेटो का हालिया तनाजा हुआ। हाँ, नेटो वाला मामला तो बहुत ही दिलचस्प है। जब ईरान जंग में इत्तेहादियों ने साथ नहीं दिया तो सदर ट्रंप ने नेटो को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और अमेरिका को उस इत्तेहाद से निकालने की धमकी तक दे डाली।
हाँ, लेकिन एक मिनट, मुझे ये समझाएं कि नेटो तो फड़ाई अमरीकी ताकत और पैसे के बलबूते पर है ना? मतलब कनाडा या स्पेन जैसे ममालिक के लिए इतनी आसानी से अमरीका को इनकार करना कैसे मुमकिन हुआ? स्पेन ने तो बाकायदा अमरीकियों को अपने हवाई अड्डे इस्तेमाल करने से ही रोक दिया। ये तो खुली बगावत लगती है। इसकी वजह कानूनी और माशी दोनों थी। कानूनी तौर पे नेटो का जो चार्टर है उसके आर्टिकल 5 एक दिफाई शिक है। वो कहती है कि अगर किसी रुकन पर हमला हो तो सब साथ देंगे, लेकिन यहाँ चूंकि हमला अमेरिका ने खुद किया था इसलिए कोई मुल्क साथ देने का पाबंद नहीं था। ओह अच्छा, यानी टेक्निकली वो जंग में शामिल होने के पाबंद नहीं थे। बिल्कुल, और मुआशी वजह यह है कि कनाडा और स्पेन जैसे ममालिक अब तिजारत के लिए चीन की तरफ देख रहे हैं। उनके वजीर आजम तो अवामी सतह पर चीन की तारीफें करते नजर आए। और एशिया में तो सूरत हाल और भी अजीब है। ब्लूमबर्ग के एक तज्जिये का हम हवाला दे रहे थे कि सदर ट्रंप ने जनूबी कोरिया और जापान पर तंज किया कि उन्होंने मदद नहीं की। हालांकि जनूबी कोरिया में 45,000 अमेरिकी फौजी हैं और जापान में 500। हाँ, और इसी दौरान वो शुमाली कोरिया के किम जोंग इन की तारीफें कर रहे थे। मतलब द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया और जापान अब रूस से तेल खरीदने का सोच रहे हैं। वाकई, और वो भारत वाला मामला भी तो है। भारतीय वजीर आजम मोदी जो ट्रंप के इतने अच्छे दोस्त थे वो भी चीन के करीब आ रहे हैं। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? मतलब ये तो मुझे एक तरह का कॉर्पोरेट टेकओवर लग रहा है। ऐसा है जैसे किसी टीम का कप्तान बिला वजह लड़ाई शुरू कर दे और अपनी ही टीम के खिलाड़ियों को बुरा भला कहे, और दूसरी तरफ हरीफ टीम का कप्तान खामोशी से उन नाराज खिलाड़ियों को मराद देकर अपनी तरफ कर ले, है ना? ये तशबीह बिल्कुल 100% दुरुस्त है। चीन ने कोई गोली नहीं चलाई, कोई फौज नहीं भेजी। वो सिर्फ माशी और सिफारती ताल्लुकात के जरिए, जैसे एशिया और अफ्रीका में कर्जे और सरमायाकारी देकर अमेरिका के हामियों को अपने करीब ला रहा है। सही, लेकिन अगर चीन सिफारतकारी में जीत रहा है तो तवानाई की सप्लाई लाइंस का क्या बनेगा? क्योंकि कोई भी ताकत तवानाई के बगैर तो चल नहीं सकती। बहरीन ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में अबनाए हॉर्मस खुलवाने की करारदाद पेश की थी उसे तो चीन और रूस ने वीटो कर दिया ना? जी हाँ, मिलकर नाकाम बना दिया। और चीन अभी भी पाबंदियों के बावजूद ईरान और रूस से तेल खरीद रहा है। लेकिन इसमें मुझे एक मतलब बहुत बड़ा तजाद नजर आता है। जराये के मुताबिक चीन की जरूरत का 40 से 50% तेल और गैस आबनाए हरमस से गुजरता है। तो अगर कल को अमेरिका ये रास्ता बंद कर दे तो चीन का तो सारा निजाम रुक जाएगा। उन्हें इस रास्ते के बंद होने का डर क्यों नहीं है? यहाँ बात थोड़ी समझने वाली है। ये सच है कि जो तेल और गैस वो दरामद करते हैं उसका 40-50% वहां से आता है, लेकिन पिछले चंद सालों में उन्होंने काबिल तजदीद तवानाई यानी रिन्यूएबल एनर्जी में इतनी ज्यादा सरमायाकारी की है कि अब उनकी सूरत हाल बदल चुकी है। मतलब सोलर और विंड पावर में? बिल्कुल, और इसकी वजह से चीन का अपनी कुल तवानाई की जरूरियात के लिए आबनाए हरमस पर इन्हिसार महज 7% रह गया है। क्या सिर्फ 7%? ये तो एक हैवसनकुन तब्दीली है। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, चीन ने 1 अरब बैरल तेल अपने स्ट्रेटेजिक जखीरे में भी जमा करके रखा हुआ है। 1 अरब बैरल? इसका मतलब है कि अगर रास्ता बंद भी हो जाए तो कितने अरसे तक उनका गुजारा हो सकता है? तकरीबन 4 माह तक उनका निजाम बिला तातुल चल सकता है। तो वो सिफारती दबाव से पूरी तरह महफूज है। वाह। और इस सब में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवी का इनकलाब है उसके आदाद और शुमार ने तो मुझे वाकई चक्कर कर रख दिया है। रिपोर्ट बताती है कि चीन में ईवी का इस्तेमाल पूरी दुनिया के मजमूए के बराबर हो चुका है। जी, वहां बिकने वाली निस्फ से ज्यादा गाड़ियां अब इलेक्ट्रिक हैं, जबकि पहले चीन में तेल की 40% खपत सिर्फ गाड़ियों की वजह से थी। और सबसे बड़ी मतलब आयरनी या मखमसा तो यह है कि मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के बाद जब तेल महंगा हुआ तो खुद अमेरिका में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त में अचानक इजाफा हो गया। बिल्कुल, अमेरिकी अवाम महंगे तेल से बचने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ भाग रहे हैं। तो इस सब का क्या मतलब है, जरा सोचें। तेल पर कंट्रोल के लिए लड़ी जाने वाली जंग दरअसल तेल की मांग को ही खत्म कर रही है और दुनिया को तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर की तरफ धकेल रही है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना तो द इकोनॉमिस्ट के हवाले से माहिरीन इस ईरान जंग को अमेरिका की एक बहुत संगीन गलती समझते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश एम्पायर दुनिया भर में महंगी जंगें लड़कर, मेरा मतलब है, अपना जवाल खुद ला रहा था। माहिरीन इसे अमरीकी जवाल का बाकायदा आगाज कह रहे हैं। ओह, ये तो बहुत ही गहरी और तशवीशनाक बात है इनके लिए। इस तमाम बहस का निचोड़ तो यही निकलता है कि मुस्तकबिल की आलमी ताकत सिर्फ फौजी ताकत पर नहीं बल्कि माशी खुद मुख्तारी, सिफारती तवाजुन और काबिल तजदीद तवानाई पर मुनहसिर है। सही, लेकिन यहाँ एक अहम इंतबाह भी है जो इन रिपोर्ट्स में दिया गया है। ये सूरत हाल चीन के लिए भी मुकम्मल तौर पर खतरात से खाली नहीं है। अच्छा, चीन के लिए क्या खतरा हो सकता है? उनकी तो इतनी जबरदस्त हिकमत अमली चल रही है। खतरा यह है कि अगर इस आलमी जंग और तनाव के नतीजे में दुनिया भर में एक माशी के साथ बाजारी यानी इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है तो चीन बहुत बुरी तरह मुतासर होगा। क्योंकि उनकी मईशत का सारा दारोमदार तो एक्सपोर्ट पर है ना, मतलब वो दुनिया को माल बेचते हैं। बिल्कुल, अगर दुनिया के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो चीन का माल कैसे खरीदेंगे? इसलिए चीन के लिए भी ये सूरत हाल एक दोधारी तलवार है। मालूमाती दौर में हिकमत अमली वाकई जारियत पर सबकत ले जाती है, लेकिन मुआशी इन्हिसार सबका एक दूसरे पर है। सही, ये एक बहुत ही जबरदस्त जायजा था और इस सारी गुफ्तगू के बाद मेरे जहन में एक बहुत ही मतलब फिक्रअंगेज सवाल आ रहा है जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल, फरमाएं। अगर आज के दौर में आलमी बालादस्ती के लिए माशी खुद मुख्तारी और ये जो ग्रीन एनर्जी है ये नए हथियार बन चुके हैं, तो जरा सोचें कि आने वाले वक्त में जब मसनूई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खलाई टेक्नोलॉजी दुनिया का अगला आबनाए हुर्मुज या अगला रेयर अर्थ मिनरल बनेंगे तो तब क्या होगा? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। हाँ ना,
क्या तब भी यही खामोश और दूरअंदेश कारपोरेट हिकमत अमली कामयाब होगी, या दुनिया इन नई टेक्नोलॉजीज पर कंट्रोल हासिल करने के लिए किसी बिल्कुल ही नए और खतरनाक तसादुम की तरफ जाएगी? ये वो चीज़ है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।